मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, गए हफ्ते मैंने कहा था कि इस हफ्ते मातोश्री ठेकेदार की पूरी करतूत आपके सामने रखूंगा, जो कहता है कि मराठी ठेकेदार को काम मिलना चाहिए और इस बहाने ईस्ट के सभी अभियंता बोलो उसके साथ है या फिर एक अदृश्य हाथ उसके ऊपर है, इस वजह से जो उसे काम मिलते हैं और वो काम कैसे करता है, इसकी सभी तस्वीरें हमने कल रेडी रखी थी। आज आपके सामने लाने का हमने जो वादा किया हमारे पास पूरी है। उतने में शाम को कुछ विद्यार्थी कहिए या स्टूडेंट हमारे पास आए और एक हमसे विनती की गई कि आज एक ऐसे टॉपिक पर आप बात कीजिए कि जिससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या नर्वस होते हैं या उनका पूरा मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो मैंने सोचा कि ये भ्रष्टाचार की बातें होती रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अधिकारी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और जनता भी शांत है और ये जो नेता है ये भी शांत है। तो ये मातोश्री के साथ लड़ाई हमारी चलती रहेगी। हमने तो फोटो अधिकारी तक भेजने की कोशिश की है, खत तो हम लिखेंगे, लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, मुझे लगता है वो विद्यार्थी के जीवन से, विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उनके जीवन से संबंधित विषय है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मुंबई एक माया नगरी है और उसी तरह विद्या की भी नगरी है। और इस मुंबई की जो विद्या नगरी कहे तो हम उसे कहते हैं कि मुंबई विद्यापीठ, जो कलीना में बसा हुआ है। बहुत लोग इस मुंबई विद्यापीठ के कारण सफर हुए हैं। बहुत स्टूडेंट मैं कहूं तो नैराश्य में गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन उनके बारे में, उन स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं बोलता। इलेक्शन हो, विद्यापीठ इलेक्शन हो तो उनका फायदा सब लेते हैं, लेकिन यही मुंबई विद्यापीठ, उनके वाइस चांसलर हो या फिर बाकी के अधिकारी हो, ये विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट को किस तरह सताते हैं, इस पे कोई भी यूनियन आवाज नहीं उठाती। यूनियन तक तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आज आपके सामने रखता हूं कि इनकी काली करतूतें। दोस्तों, क्या होता है आपको पता है कि मैक्सिमम रिजल्ट ये वहां से आते हैं, समझो फिर वो बीकॉम हो, बीएससी हो, मास मीडिया हो, एलएलबी हो, बीए हो, एमए हो, सभी रिजल्ट वहां से आते हैं कॉलेज के पास और कॉलेज फिर अपने स्टूडेंट को लिस्ट लगाकर दे देती है या उनके वेबसाइट पे आते हैं। अब हमारे जो राज्यपाल गवर्नर है, जो इस विद्यापीठ के चांसलर कहूं, यह है रमेश बैस जी। इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था और इन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई भी एग्जाम का रिजल्ट ये 45 डेज में, 45 दिन में देना चाहिए। इससे कोई स्टूडेंट सफर न हो, क्योंकि उसका रिजल्ट आने के बाद या वो फेल हो तो फिर या तो रीचेकिंग में जाएगा या फिर री एग्जाम में जाएगा, एटीकेटी की जो एग्जाम होती है उसमें जाएगा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 45 डेज के अंदर कोई भी एग्जाम का, मैक्सिमम 45 डेज, ये मैं बात कहता हूं, ये मैं नहीं कहता, सर्कुलर कहता है और बहुत से वर्तमान पत्रों में भी आया है कि 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज के अंदर ये रिजल्ट लगना चाहिए। अगर नहीं लगा तो इसका जिम्मेदार वाइस चांसलर जो उस विद्यापीठ का होता है, जैसे यहां विद्यापीठ के डॉक्टर रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी जी है, ये जिम्मेदार है। लेकिन बहुत खेद से कहना पड़ता है, बड़ी खेद से कहना पड़ता है कि कोई भी रिजल्ट ये 45 डेज में नहीं आता। और जो ये स्टूडेंट लोगों ने जो मुझे ये कहानी कही, उससे मुझे कहीं ऐसा लगने लगा है कि क्या ये जानबूझकर करते हैं कि स्टूडेंट के रीचेकिंग का पैसा हो या फिर एटीकेटी का पैसा हो। आप सोचिए 200 से 250 रुपया पर पेपर रीचेकिंग का है या फिर उस एक वापस एग्जाम देने का है, जो मेरे ख्याल से
तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे कि जिनका पैसा इनके पास जमा होता है। दोस्तों क्या होता है मैं बताता हूं आपको। एक एग्जाम हो गई, समझो फरवरी मार्च में हो गई, तो उनका 45 डेज में रिजल्ट आना पड़ता है। ये रिजल्ट आने में लगते हैं 3 महीने। अच्छा, 3 महीने रिजल्ट आने में लग गए। अब उस वक्त जो कोई लड़के समझो फेल हुए, वो केटी के एग्जाम के लिए रीचेकिंग के लिए पेपर डालते हैं। अब रीचेकिंग का रिजल्ट भी 45 डेज में आना चाहिए। वो समझो 100 या 200 या 500 लड़के फेल हो, तो 500 लड़कों का रीचेकिंग का रिजल्ट जल्द आना चाहिए। वो भी 3-3 महीने लगा देते हैं, और तब तक वो रिजल्ट आने से पहले ही उनकी केटी की एग्जाम हो जाती है। तो आप सोचिए, क्योंकि उस लड़के को भरोसा नहीं होता कि मैं पास हूं या फेल हूं, तो वो उसका पैसा भी भर देता है। तो रीचेकिंग का पैसा, फिर केटी के एग्जाम का पैसा, तो एक पेपर के 500 रुपए। इस तरह आप ही सोचिए कि इतने डिपार्टमेंट्स है। ये मैं कहूं तो बीकॉम है, बीएससी है, सब मेडिकल है, मास मीडिया है, लॉ के एग्जाम्स है, सभी। तो आप सोचिए, मैंने पहले ही कहा था ना, पहली बार एक बार मैंने अपने भाषण में कहा था कि जो गवर्नमेंट एग्जाम देती है 500 या 1000 रुपए के सबसे जो पैसा जमा करती है, मैंने पूरे कैलकुलेशन के साथ कहा, उसी तरह क्या ये मुंबई विद्यापीठ नहीं कर रही है? दोस्तों आप ही सोचिए कि 250 रुपया एक पेपर का, अगर क्योंकि केटी के एग्जाम का 250 और मिनिमम में कह रहा हूं, केटी के एग्जाम का 250 और रीचेकिंग के एग्जाम के 250, क्योंकि रीचेकिंग का रिजल्ट ही आता नहीं है तब तक ये एग्जाम आ जाती है। और एग्जाम होने की, ये बार तो ऐसे कई डिपार्टमेंट है कि एग्जाम हो भी गए, अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया। पैसा तो एक बात है ही, उसी तरह आप सोचिए कि एक लड़का फेल हुआ, 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, पेपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन फेल हुआ, उनको क्या, उन्होंने रीचेकिंग में डाला। रीचेकिंग में डालने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो टेंशन में केटी के एग्जाम का फॉर्म भी भर रहा है। अच्छा, केटी के एग्जाम की भी पढ़ाई शुरू, उसके साथ वो जो सेमेस्टर है समझो 8 या 9, वो एक उस साल का भी एग्जाम। मतलब आप सोचिए, एक जगह सरकार कहती है कि बच्चे लोग डिप्रेशन में नहीं जाइए, स्टूडेंट डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, और यहां इस तरह पहले के एग्जाम, केटी के एग्जाम का, आगे के एग्जाम, ये सब टेंशन उन बच्चों पर आने पर, उन सोचिए कितने लोग डिप्रेशन में जाते होंगे। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं, बल्कि मैं जिसे नहीं पता, जिस मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पॉलिटिक्स से कुछ पता नहीं, उन्हें बताना चाहता हूं कि यहां विद्यापीठ में कितने पार्टियों के यूनियन है। कांग्रेस की NSUI, राष्ट्रवादी की NSE, बीजेपी जिनकी सरकार है ABVP, शिवसेना की युवा सेना, राज ठाकरे साहब की MHVS, इतनी अगर यूनियन है होने के बावजूद अगर इस तरह हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट डिप्रेशन में जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या इनमें से, देखो मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, जो बच्चे यहां आए थे उनकी बातें अगर मैं लाइव भी लेना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनके फोटोज आपके सामने आए, उनकी बातें आपके सामने आए और कहीं उन्हें फर्क न पड़े। वो तो कहते थे कि हम देने तैयार है, क्योंकि आम एक सब्जेक्ट के 500 रुपया देकर डिप्रेशन में जाते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि मैं रीचेकिंग में पास हो जाता हूं, तो वो पहले का सब्जेक्ट जो मैंने स्टडी किया है वापस उसको स्टडी करना है, और जो चालू सब्जेक्ट है वो भी स्टडी करना है। चालू 4-5 सब्जेक्ट, और समझो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो 6 सब्जेक्ट का एक साथ उन्हें एग्जाम देनी होती है। पढ़ाई के लिए वक्त में, और फिर पता चलता है कि जो रीचेकिंग में था तो वो सब्जेक्ट क्लियर था। कहीं कहीं जगह पर 20-20, 25-25 मार्क रीचेकिंग में 52, 54, 55 हुए हैं। आप सोचे 22 से 25, 30 से 60। उसी तरह दोस्तों फाइनल एग्जाम में जो रहते हैं, मैं कहूं बीकॉम में हो या मास मीडिया में हो या इंजीनियरिंग में हो, जब तक इनके रिजल्ट नहीं आते तब तक ये आगे के कोई उनकी पढ़ाई करे वहां एडमिशन नहीं ले सकते।
इनके ये 45 डेज में रिजल्ट न देने के लिए के कारण इनकी कहीं जो उन्हें अपॉर्चुनिटी रहती है वो निकल जाती है। लेकिन इनका माई बाप, इन विद्यार्थियों का माई बाप कोई नहीं, इनकी किसी को पड़ी नहीं है। ना ये मैंने आपको कहे एनएसयूआई हो, एनएससी हो, एबीवीपी हो, युवा सेना हो या एमएचवीएस, इनको कोई कुछ पढ़ा नहीं है। अगर ये पढ़ता तो एक गवर्नर, मेरी बात सुनिए, जो विद्यापीठ का चांसलर होता है, मराठी में कुलपति कहूं, वो होता है जो मुखिया होता है, मेन होता है, उनकी बातों को अगर ये मुंबई विद्यापीठ अगर कचरे के डब्बे में डालता है, उनकी बातों का कह सुना करता है, तो इससे खेद की बात क्या है दोस्तों, आप ही सोचिए। दोस्तों मैं हमेशा इन सब जो मुझे सामने दिखता है बेधड़क उसकी स्टडी करके आपके सामने रखता हूं। मुझे पता नहीं कितने लोग मेरा भाषण सुनते हैं, शायद कोई नेता भी सुनते होंगे, तो मेरी नम्र विनती है उनसे कि बाकी विषय छोड़ो, आपको अगर स्टूडेंट का उपयोग कहां कहां होता है मुझे भी पता है। कॉलेज का इलेक्शन लो, आपको स्टूडेंट चाहिए। नगर सेवक का इलेक्शन लो, आपको स्टूडेंट चाहिए। ग्रेजुएशन का इलेक्शन लो, आपको स्टूडेंट चाहिए। अब जो इलेक्शन आने वाला है पदवीधर इलेक्शन, उसमें ये स्टूडेंट आपको चाहिए। तो आपको उनका उपयोग करके लेना, लेकिन जिस वक्त उन्हें आपकी गरज है, जब वो डिप्रेशन में जाते हैं, और इस डिप्रेशन में कई लोगों ने, बच्चों ने जान भी दी है। ये मैं नहीं कहता, पेपर कहता, और इनके जो बच्चे आए हैं इनका कहना है। इस एक वक्त आप इस जगह पर अपने बच्चे को या अपने आप को रखकर सोचिए कि उस बच्चे की हालत क्या होती होगी जब उसे 2 सब्जेक्ट में केटी लगती है, वो रीचेकिंग में जाता है, पर ये जुने 2 सब्जेक्ट, पीछे के 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट की उसे स्टडी करनी पड़ती है। और इस केटी का रिजल्ट तब तक नहीं आता जब तक उसकी एग्जाम हो जाती है। तो एग्जाम में 7 सब्जेक्ट में जाना, और फिर उसे पता चलता है कि वो 2 सब्जेक्ट में पास था। फाइनल वाले का तो ऐसा हो जाता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है, उसे अगले साल के लिए रुकना पड़ता है। आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये हमारे स्टूडेंट के जान से खेल रहे हैं? एक तरह आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत नेता उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह शेतकरियों की लड़ाई लड़ रही है, हमारे किसानों की लड़ाई। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारे पंतप्रधान जी हो या मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, भारत को विकास करने में इस युवाओं का हाथ होना चाहिए, या हाथ है, तो फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मुझे ये 4 यूनियन से कोई लेना देना नहीं, ना मैं इन्हें किसे जानता हूं, लेकिन मैं इनमें से कोई भी, हर एक यूनियन से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो विद्यार्थियों के भविष्य से जो खेल रहे हैं, जो विद्यार्थी को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, जो विद्यार्थी की जान से खेल रहे हैं, इन्हें आप प्रश्न पूछिए। डॉक्टर रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी से पूछिए कि क्या आप गवर्नर का जो आदेश है उसे भी आप नजरअंदाज कर रहे हो? दोस्तों यहां आपका भी बच्चा हो सकता है, या आप भी उससे, इस नेताओं के भी बच्चे हो सकते हैं, या ये जो यूनियन वाले ये भी यहां से गुजरे हो, इसी हालत से गुजरे हुए होंगे। हर चीज को नजरअंदाज करना और सिर्फ इलेक्शन में इस बच्चों का उपयोग कर लेना, या कोई मोर्चा में इनका उपयोग कर लेना, ठीक है, वो उन बच्चों पे है कि क्या करना है, लेकिन उनके हक के लिए आज कोई पार्टी, कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई नेता हो या कोई सामाजिक संस्था नहीं लड़ रही है। जो मुंबई विद्यापीठ, दोस्तों मुंबई विद्यापीठ पे इसके पहले भी बहुत से आरोप हुए हैं। आप गूगल पे जाइए, पिछले थोड़े पेपर देखिए, ये मैं लेके आऊंगा, मैंने भी इंक्वायरी बिठाई है, मेरे दोस्तों को भी कहा है, या मेरे जो विश्वसनीय सूत्रों से भी निकाल रहा हूं कि मुंबई विद्यापीठ पे क्या क्या आरोप हुए हैं आज तक। आज मुझे पता है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसीलिए नहीं मैं आज बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुक्के नहीं फेंकता।
इनके जो जो उनके ऊपर आरोप हुए हैं, ये सब आपके सामने लेके आऊंगा दोस्तों। फिर एक बार सभी, ये एनएसयूआई हो, एनएससी हो, एबीवीपी, युवा सेना या फिर मनसे की जो एमएनवीएस है, मैं इन सभी नेताओं से या इनके अध्यक्षों से विनंती करूंगा, कृपया या मुलांच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या या मुंबई विद्यापीठ कलिनाच्या व्हाईस चान्सलर रवींद्र दत्तात्रय कुलकर्णींना प्रश्न विचारा की ह्याचा जुमेदार कोण? थुल्लक पैशासाठी, मी तर काही सांगेन थुल्लक पैशासाठी कडे 500 रुपये विचार करा विलास. वेळेलाही सांगितलेलं की ह्या पैशाच्या वरच डोळा ठेवून हे काम करण्याची शक्यता आहे. जेव्हा भरती होती, कलेक्टरच्या भरतीच्या वेळेलाही मी हा विषय घेतलेला, आजही हा विषय घेतोय की हे 500 रुपये, 250 रुपये एक्झाम फी, 250 रुपये रिचेकिंगची फी, अशी किती विद्यार्थ्यांची तुम्ही घेत आहात आणि पैसे तर घेतच आहात. जर वेळात रिपोर्ट दिलात, वेळात त्यांचा रिझल्ट दिलात, भले ते फेल असो पास असो, रिझल्ट दिलात, तर किती मुलं, कित्येक मुलं ह्या डिप्रेशन पासून वाचतील. त्यांना नाही वाचवायचंय. बस दोस्तों, मैंने जो मेरे दिल की बात थी, उस स्टूडेंट की बात आपके सामने रखी. अब आप पे है कि क्या करना है. मिलते हैं अगले हफ्ते उसी मातोश्री की कहानी आपके सामने रखने के लिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.